साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हमने देखा कि प्रारंभ में इनको दो भागों में बांटा गया। एक तो कहलाए ओपन चेन कंपाउंड्स यानी खुली श्रृंखला यौगिक, और दूसरे हमारे कहलाए बंद श्रृंखला यौगिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड या समृद्ध श्रृंखला यौगिक। इन बंद श्रृंखला यौगिकों को पुनः दो भागों में बांटा गया। एक भाग कहलाया समचक्री या कार्बोचक्री और दूसरा कहलाया विषम चक्री। फिर समचक्री को पुनः दो भागों में बांटा गया था, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। इतना कल हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम देखेंगे कि ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। खास करके तो ओपन चेन कंपाउंड हमारे मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक सीरीज होती है जिसको हम एल्केन सीरीज कहते हैं। ये एल्केन सीरीज जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। क्या सूत्र है? CnH2n+2। इसमें कार्बन परमाणु सब सिंगल बॉन्ड के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं। कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के रूप में जुड़े रहते हैं। इनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के रूप में जुड़ा रहता है। इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। फिर जो दूसरी सीरीज होती है वो हमारी एल्कीन सीरीज होती है। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n। CnH2n। इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा कार्बन परमाणु के मध्य। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। फिर इसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही एक और सीरीज होती है जिसको हम एल्काइन सीरीज कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2। इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा कार्बन परमाणु के मध्य। तो ये तो रहा कि जो हमारे खुली श्रृंखला यौगिक थे उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रारंभ में हमारे दो भाग रहे। एक भाग रहा उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका सामान्य सूत्र हमने बताया CnH2n+2 होता है। इसको हम एल्केन सीरीज भी कहते हैं और इनमें कार्बन परमाणु आपस में हमेशा सिंगल बॉन्ड के रूप में ही जुड़े रहते हैं। फिर जो दूसरा पार्ट रहा वो कहलाया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारे पास दो सीरीज हो गई। एक तो सीरीज कहलाई एल्कीन और दूसरी कहलाई एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र हमने अभी आपको बताया CnH2n। और एल्काइन का CnH2n-2। एल्कीन में हमने बताया आपको कि कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा और एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे कम क्रियाशील यौगिक होते हैं, जबकि
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। हम बार बार बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, तो प्रश्न ये उठता है कि हाइड्रोकार्बन क्या चीज है। तो जरा हाइड्रोकार्बन को समझ लें। कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों को, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है हमसे कि ये जो सजातीय श्रेणी क्या चीज है। सजातीय श्रेणी इससे पहले हम समझ लें कि कोई भी कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं। एक भाग उसका कहलाता है, एक भाग कहलाता है एल्किल मूलक, जिसको हम R से जनरली डिनोट करते हैं, और दूसरा भाग कहलाता है अभिक्रियात्मक समूह, जिसको हम X से डिनोट करते हैं, और ये आपस में एक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है एल्किल मूलक और दूसरा होता है अभिक्रियात्मक समूह। तो समान अभिक्रियात्मक समूह वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर उनके परमाणु भार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाए तो जो सीरीज प्राप्त होगी उसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहा हमने कि समान अभिक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को जब उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाए तो जो सीरीज प्राप्त होती है उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। और इनके किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच में, किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। जैसे मान लिया हमने एल्केन श्रेणी ले लिया, तो जो पहला मेंबर है एल्केन का वो हमारा CH4 है, दूसरा मेंबर होता है C2H6। अब अगर इसके बीच में हम देखें तो कार्बन परमाणु 1 बढ़ता है तो हाइड्रोजन परमाणु 4 से 6 यानी 2 बढ़ जाते हैं, तो CH2 का अंतर हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एल्केन श्रेणी का तीसरा सदस्य है C3H8। इसके बीच में भी अगर हम देखें तो कार्बन परमाणु 1 बढ़ने पर हाइड्रोजन परमाणु 2 बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। इस बात को हम एल्कीन और एल्काइन से भी समझ सकते हैं। सजातीय श्रेणी में यौगिकों के रासायनिक गुण तो समान होते हैं, किंतु उनके भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये बातें हम मोटी मोटी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारे एल्केन्स होते हैं इनके कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो जरा देखते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं एल्केन। एल्केन जो है वो अगर इसको हम संधि विच्छेद इसकी करें तो हो जाएगा एल्क प्लस एन। क्या बनेगा? एल्क प्लस एन। एल्क प्लस एन सामान्य सूत्र जैसा कि आप जानते हैं CnH2n प्लस 2 होता है। अब इसमें हम n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन रखते चले जाएं तो हमको
इसके मेंबर्स मिलेंगे। तो जरा देखते हैं, पहला मेंबर फिर क्या होगा, n बराबर 1 रखो इसमें, तो हो जाएगा C1, 1 लिखा नहीं जाता है, H 1 इंटू 2 यानी 2 + 2 दैट इज CH4। इसी प्रकार से दूसरा मेंबर होगा, n बराबर 2 रख लो, तो हो जाएगा C2H, n की जगह 2 रखेंगे जब, तो 2 दूनी 4 + 2 6, C2H6। n बराबर 3 रखते हैं, C3H, 3 दूनी 6 2 8, C3H8। तो हम ये पा रहे हैं कि किन्हीं दो क्रमांक सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर है। अगला मेंबर हमको मिलेगा C4H10, CH2 का अंतर करते चले जाइए, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। ये हो जाएगा मेथ प्लस एन, मेथ प्लस एन दैट इज मेथेन। इसी प्रकार से ये हो जाएगा एथ प्लस एन। 3 नंबर पर आता है प्रोप, तो प्रोप प्लस एन ब्यूट। 4 नंबर पर आता है ब्यूट प्लस एन, पेंट प्लस एन, पेंट। इसी प्रकार से हो जाएगा हेक्स प्लस एन, हेप्ट या सेप्ट कहते हैं, तो हम जनरली इसको हेप्ट से पुकारते हैं, हेप्ट प्लस एन, ऑक्ट प्लस एन, नोन प्लस एन और डेक प्लस एन। और भी आगे नाम है, अनडेकेन, डोडेकेन, इस तरीके से आगे नाम हमको मिलते चले जाएंगे, लेकिन हमें फिलहाल इतने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब अगर इन एल्केन से हम एक एक हाइड्रोजन परमाणु को कम करते चले जाएं, तो जो हमें सीरीज प्राप्त होगी वह सीरीज कहलाती है एल्किल मूलक की। क्या कहलाती है? एल्किल मूलक। तो हमारे पास जो एल्किल मूलक है, एल्किल मूलक, अब जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर रहे हैं यहां पर, तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+1, CnH2n+1। तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु को जब कम करेंगे तो ये बन जाएगा, एक बैलेंस इसकी रिक्त रहेगी और ये हो जाएगा CH3। मेथ है, अब क्या होगा, इल हो गया है, मेथ इल। तो जब मेथ इल हो जाएगा, मेथ प्लस इल माने बीमार, आप जानते हैं, तो मेथिल मूलक कहलाएगा। मेथ प्लस इल बराबर ये क्या बन रहा है, मेथिल। इसी प्रकार से इस एथेन से जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु कम करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, C2H5 मिलेगा। C2H5 का मतलब हो जाएगा एथ क्या हो गया है, इल हो गया है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। प्रोप इल हो जाएगा तो हो जाएगा C3H6,
7 प्रोपिल। इसी प्रकार से ब्यूटिल, ब्यूटिल, पेंटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेक्सिल, हेप्टिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? एल्किल मूलक हो जाएंगे। तो आपने ये देखा कि जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक थे उनकी 3 सीरीज बनी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र हमको मालूम होगा, ये पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर करके। हम क्या बताएंगे? CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। फिर इसके बाद में हमने देखा कि कार्बनिक यौगिक के जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट एल्किल मूलक और दूसरा अभिक्रियात्मक समूह। तो हम लोगों ने अब एल्किल मूलक देख लिए हैं और इसका दूसरा पार्ट जो है अभिक्रियात्मक समूह का है। अभी मैं आपको अभिक्रियात्मक समूह बता रहा हूं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये जो एल्केन के जो मेंबर्स हैं इनको आपने नोट कर लिया होगा। और जो एल्किल मूलक, जैसा कि हमने बताया, मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिए तो मेथिल। इसी प्रकार से एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और ये डेकिल। तो ये हमारे एल्किल मूलक हो जाएंगे। इसके बाद में हम कुछ अभिक्रियात्मक समूह लेते हैं और उनसे कुछ कंपाउंड को बनाना सीखते हैं। जैसे हमारे पास अगर है OH, जिसको हम एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल, तो एल्कोहल का उच्चारण हम IUPAC में आल से करते हैं, लेकिन अभी हम IUPAC पर नहीं जा रहे हैं। ये हमारा एल्कोहल है। इसी प्रकार से क्लोरो ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप है। तो ये कुछ हम आपको अभिक्रियात्मक समूह लिख रहे हैं और इनसे यौगिक बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिया, इधर से एल्किल मूलक ले लिया CH3 और एक कोई अभिक्रियात्मक समूह हमने ले लिया OH, तो कंपाउंड हो जाएगा CH3OH, CH3OH। इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर हमने इधर एल्किल मूलक में ले लिया C2H5 और इधर अभिक्रियात्मक समूह में से हमने क्लोरो ग्रुप ले लिया, या क्लोराइड भी कहते हैं साधारण फॉर्म में, साधारण रूप में, तो C2H5Cl। C2H5Cl का मतलब हो जाएगा एथिल, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से ढेर सारे नाम हमारे बनते चले जाएंगे। तो कल हमने कहा था कि कार्बन का स्वभाव कैसा है? हमेशा सहसंयोजक बंध बनाने का है। जब सहसंयोजक बंध बनाता है तो तमाम से बंध बनते और टूटते जाते हैं। इस प्रकार से ये ढेर सारे यौगिक, हजारों यौगिक बनते चले गए। तो अब बात आई कि इतने यौगिकों को कैसे याद रखा जाए, उनका नाम कैसे याद रखा जाए। एक उदाहरण करके मैं बताता हूं आपको। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, एक ही कंपाउंड को अलग अलग नामों से जाना जाता है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। जैसे अब हम बात करें सिरका, हमारे यहां सिरका नाम खूब प्रचलित है। अब सिरके का सूत्र क्या है? सिरके का सूत्र है CH3COOH। इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। तो कोई तो इसको सिरका कहता है, कोई इसको एसिटिक एसिड कहता है और कोई इसको कहता है, ये चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बन परमाणु 2 हैं इसलिए 2 नंबर पर आता है एथेन, तो कोई इसको कहता है एथेनोइक एसिड।
तो सवाल यह है कि एक ही यौगिक है और उसके नाम अलग अलग हैं। तो ऐसा बहुत से यौगिकों के साथ में रहा। इस प्रकार से एक व्यक्ति जब दूसरी जगह जाता है तो उसको समझने में दिक्कत होती है कि कंपाउंड वही लेकिन जानता नहीं। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए एक पद्धति का विकास हुआ जिसको हम बोलते हैं IUPAC पद्धति। IUPAC सिस्टम, सिस्टम माने पद्धति। IUPAC सिस्टम, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। I फॉर इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, INTER नेशनल, NATIONAL इंटरनेशनल। U फॉर यूनियन, इसको हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, UNION यूनियन। यहां पर एक शब्द छूटा हुआ है, मिस है, जिसको हम बोलते हैं ऑफ। P फॉर प्योर, P फॉर प्योर। एक एंड और मिसिंग है, उसको हमने स्मॉल लेटर से लिख दिया, एंड। A फॉर अप्लाइड, APPLIED अप्लाइड। C फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और सिस्टम तो है ही, S फॉर सिस्टम। तो IUPAC का पूरा नाम क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इस पद्धति में यह डिसाइड किया गया कि हम अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने देशों में चाहे जो नाम कहें, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक निश्चित उसका नाम होगा और उसी नाम से वो जाना जाएगा। जैसे आज के समय में कहें तो अंग्रेजी भाषा पूरे संसार भर में अगर अंग्रेजी आती है तो आप कहीं भी जाएं और आप उसको समझ पाएंगे। तो इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में आज हम लोग सीख लें इस लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे हम यौगिकों के नाम लिखेंगे। तो IUPAC सिस्टम की पहली विशेषता यह है, नोट कर लेना आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लेना, कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा गया और शेष सभी यौगिकों का नाम एल्केन के आधार पर ही रखा गया। क्या बताया गया आपको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम पहले ही बता चुके हैं आपको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा गया, को एल्केन कहा गया और शेष सभी यौगिकों का नाम, और शेष सभी यौगिकों का नाम एल्केन के आधार पर रखा गया, एल्केन के आधार पर रखा गया। यह पहली विशेषता थी। इसकी दूसरी विशेषता थी कि यौगिक का नामकरण करने के लिए, यौगिक का नामकरण करने के लिए कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुना जाता है। लिख लेते हैं, यौगिक का नामकरण करने के लिए, नामकरण करने के लिए कार्बन परमाणुओं की, कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला को चुना जाता है, श्रृंखला को चुना जाता है।
ठीक। यौगिक का नामकरण करने के लिए कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुना जाता है और उन कार्बन परमाणुओं पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन नंबर देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन नजदीक पड़ती है। तीसरा पॉइंट है नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन नजदीक पड़ती है। तो लिख लेते हैं कार्बन नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ती है, पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ती है। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब बात आती है कि अगर इस कार्बन चेन के साथ में कई चीजें लगी हों, जैसे पार्श्व श्रृंखला भी हो, अभिक्रियात्मक समूह भी हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो कुछ प्रेफरेंस निर्धारित किया गया है। तो चौथी बात आती है कि यदि कार्बन परमाणुओं के साथ पार्श्व श्रृंखला लगी हो, द्विबंध लगा हो, कहीं पर द्विबंध हो, कहीं पर त्रिबंध लगा हो, और इसके अलावा अभिक्रियात्मक समूह भी लगा हो, अभिक्रियात्मक समूह। अगर ये सब चीजें लगी हैं या इनमें से कुछ लगा है, कोई 2 या कोई 3 लगे हैं अभिक्रियात्मक समूह हो, तो वरीयता क्रम प्रेफरेंस क्या रहेगा, वरीयता क्रम निम्न होगा। इसमें हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे प्रधान अभिक्रियात्मक समूह। प्रधान हमने क्यों लिखा, क्योंकि अभिक्रियात्मक समूह 2 हो सकते हैं, तो जो टॉप पे होगा प्रधान अभिक्रियात्मक समूह, इसको हम प्रेफर करेंगे, प्रधान अभिक्रियात्मक समूह। और इसके बाद में हम सेकंड नंबर की प्रेफरेंस देंगे द्विबंध को, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। फिर तीसरी बात आती है, हम त्रिबंध पर आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, इसको प्रेफरेंस देते हैं। और चौथे नंबर पर फिर हम आते हैं पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन फिर सबसे बाद में आती है। तो ये कुछ बेसिक नियम है और इन्हीं बेसिक नियमों को अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो आईयूपीएसी नामकरण करना बहुत ही इजी हो जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में बहुत ही सुगम तरीके से आपको बताया जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लें और अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं। धन्यवाद।